हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवल्दी भारती। कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप में नेक्स्ट क्रॉप है आफ्टर बॉटल गार्ड बिटर गार्ड। बॉटल गार्ड के बाद हम लोग बिटर गार्ड करेला जिसको बोलते हैं उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप है और इसका भी कल्टीवेशन लगभग अन्य जो कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल आपने पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही है, बस कुछ चीज़ों में जहाँ डिफरेंसेस हैं उनको हम लोग देखते हुए चलेंगे। बिटर गार्ड या करेला कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका साइंटिफिक नेम है मोमोर्डिका कैरेंशिया। ये साइंटिफिक नेम्स, क्रोमोसोम नंबर और ओरिजिन हमने आप लोग को पहले भी बोला था याद रखने के लिए, तो इनको आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद करते चलिए। करेले या जो बिटर गार्ड है इसका बॉटैनिकल नेम है मोमोर्डिका कैरेंशिया। इसका क्रोमोसोम नंबर है 22 और ओरिजिन सेंटर है इसका इंडिया। बिटर गार्ड या करेला ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है और ये भी एक वार्म सीजन कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप है, क्लाइंबिंग नेचर का है। वैसे तो सभी जो कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल है वो सब क्लाइंबिंग नेचर की हैं और एनुअल है। जो है पेरेनियल वेजिटेबल हमने आप लोगों को बताया था, सिर्फ 3 वेजिटेबल्स हैं जो पेरेनियल हैं, जैसे पॉइंटेड गार्ड है, ईवी गार्ड है और चयोट है। तो ये करेला जो है ये क्लाइंबर है और एनुअल है, वार्म सीजन का है। इसको हम ग्रो करते हैं, इसमें इसका जो बिटर टेस्ट का इमैच्योर फ्रूट है उसके लिए हम लोग इसको ग्रो करते हैं और इसका जो फ्रूट होता है वो प्रोटीन का रिसोर्स होता है, प्रोटीनेशियस होता है, मिनरल्स होते हैं, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये सब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और फ्रूट का जो साइज़ है या शेप है उसमें वेरी करता है, कलर वाइज भी वेरी करता है और डिग्री ऑफ बिटरनेस मतलब कड़वाहट के बेस पर भी जो है वो वेरी करता है। अगर आपने देखा हो करेला बहुत ज़्यादा लॉन्ग से लेकर के बहुत ओवल शेप तक के आपको फ्रूट, स्मॉल साइज़ ओवल शेप तक के फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इनमें कड़वाहट भी जो है वो अलग अलग लेवल की होती है, मतलब वेरी करती रहती है। इसका कल्टीवेशन हर लगभग जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं उनमें होता है, जैसे बॉटल गार्ड का है, जैसे चाइना, इंडिया, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया, कैरेबियन रीजन और साउथ अफ्रीका, इन सभी रीजन्स में इसका कल्टीवेशन होता है। इंडिया में अगर बात की जाए तो जिन स्टेट्स में ज़्यादातर इसका प्रोडक्शन होता है वो है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरला, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये इम्पॉर्टेंट है, वैसे सभी स्टेट्स में कल्टीवेशन कुछ ना कुछ होता है पर ये इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है और अप्रिशिएबल अमाउंट के मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर और पोटेशियम का कंटेंट इसमें होता है। करेले में जो बिटर टेस्ट होता है, मतलब इसमें जो कड़वाहट होती है इसके फ्रूट में, वो होती है बिकॉज ऑफ द बिटर प्रिंसिपल मोमोर्डिसिन। इसके बॉटैनिकल नेम पे ही इस केमिकल का नाम है मोमोर्डिसिन। मोमोर्डिका कैरेंशिया उसका बॉटैनिकल नेम है और मोमोर्डिसिन इसमें जो कड़वाहट के लिए रिस्पॉन्सिबल केमिकल है वो है, तो इसको याद रखिएगा। इसको करेले को ब्लड प्यूरीफायर माना जाता है, स्प्लीन और लीवर को एक्टिवेट करता है। ये क्यूरेटिव प्रॉपर्टी है स्पेशली फॉर डायबिटीज़, जॉन्डिस, अर्थराइटिस और पाइल्स के केसेस में। इसमें एक केमिकल पाया जाता है सैपोनिन और चेरेंटिन, सैपोनिन और चेरेंटिन, जिसकी जो एक्टिविटी देखी गई है, इसकी जो बायोकेमिकल एक्टिविटी देखी गई है ये बिल्कुल इंसुलिन की जैसी एक्टिविटी देखी गई है। मतलब जो रोल बॉडी में इंसुलिन हार्मोन का होता है बिल्कुल वैसा ही रोल सैपोनिन और चेरेंटिन जो इसमें पाया जाता है उसका देखा गया है। इसलिए इसको रिकमेंड किया जाता है करेले को, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए करेले को रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि करेले में ये जो सैपोनिन या चेरेंटिन है ये ब्लड शुगर लेवल को उसी तरह से कम करते हैं जैसे इंसुलिन कम करता है। तो ये डायबिटिक पेशेंट की डायबिटीज़ या शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओरिजिन इसका इंडिया ही है। इम्प्रूव्ड वेराइटीज़, इसमें जो वेराइटीज़ हैं जो कि पॉपुलर हैं, जिनका कल्टीवेशन किया जा रहा है या पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स द्वारा जो वेराइटीज़ रिलीज़ की गई हैं वो हैं, जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो रिलीज़ है पंजाब करेली 1, पंजाब 14,
और IIHR बेंगलोर से है अर्का हरित। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है एक बार कि अर्का हरित जो है किसकी वैरायटी है। देखिए वैरायटीज़ आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ये पूछा जाता है, अभी नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जो आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं उनमें, उनके लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कुछ वैरायटीज़ याद ज़रूर रखिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूर बहुत पूछा जाता है कि अर्का हरित किसकी वैरायटी है, या जैसे पूसा दो मौसमी, ये भी करेले की वैरायटी है। तो ये सब क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्ज़ाम्स में। तो पूसा दो मौसमी ये वैरायटी जो है IRI की है। पूसा दो मौसमी मतलब दोनों मौसम में जो है फरवरी मार्च समर क्रॉप की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है और रेनी सीजन की तरह भी। पूसा विशेष, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन, कोयम्बटूर लॉन्ग वाइट, ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है। प्रियंका, फूले ग्रीन गोल्ड, ये महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ से रिलीज वैरायटी है। पूसा हाइब्रिड 1, ये हाइब्रिड वैरायटी है। MDU 1 ये भी करेले की वैरायटी है। MDU मतलब ये म्यूटेशन से रिलीज्ड वैरायटी है करेले की, जिसको बोलते हैं MDU 1। कोकन तारा ये भी करेले की वैरायटी है। कल्याणपुर बारहमासी और कल्याणपुर सोना ये दोनों वैरायटी CSA से रिलीज्ड है। और पंत करेला 1 GB पंत यूनिवर्सिटी की है। तो ये इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ से प्रोड्यूस की गई हैं। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो जैसे दूसरी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप है, वैसे ही करेले को भी लॉन्ग डेज, वार्म क्लाइमेट और ह्यूमिडिटी इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छी मानी जाती है। इसका जो बीज होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, मतलब सीड कोट आपने देखा होगा, करेले का जो बीज होता है उसका सीड कोट जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, इसलिए इसको बुआई से पहले इसके सीड को जो है भिगो दिया जाता है ताकि थोड़ा स्प्राउट कर जाए, है ना। और साथ ही साथ सॉइल का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए ताकि इसका सीड आसानी से जर्मिनेट कर जाए। तो सॉइल टेम्परेचर सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सॉइल का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हुआ तो इसका बीज जर्मिनेट नहीं करता, या बहुत लंबा समय लेता है जर्मिनेशन के लिए। तो सॉइल का जो क्लाइमेट है वो भी सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्ली ग्रोथ के समय मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर जो प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो 24 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ये लो टेम्परेचर को तो टॉलरेट कर सकता है, लेकिन पाले के लिए सेंसिटिव है। जितनी भी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप है वो कुछ हद तक लो टेम्परेचर को, मतलब ठंड को तो टॉलरेट कर सकती हैं, लेकिन फ्रॉस्ट वाली सिचुएशन यानी पाले को ये जो है टॉलरेट नहीं कर सकती हैं। सॉइल कंडीशन की बात की जाए तो वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल इसके लिए भी सूटेबल है। साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। सॉइल का जो pH है वो 5.5 to 6.7 के रेंज का होना चाहिए, और ये थोड़ा सा एल्केलिनिटी यानी 7 pH के अबव अगर थोड़ा सा है तो उसको टॉलरेट कर सकता है अप टू 8 तक, है ना। तो ये इसकी एल्कलाइन सॉइल में भी इसका मतलब कल्टीवेशन किया जा सकता है। एल्कलाइन मतलब कि अप टू 8 तक अगर pH है तो वहाँ भी इसका कल्टीवेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। सोइंग टाइम वैसे ही जैसे कि दूसरी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप है, नॉर्थ इंडियन प्लेन में, मतलब मैदानी भाग में, उत्तर भारत के मैदानी भाग में समर क्रॉप फरवरी मार्च में बुआई की जाती है और रेनी सीजन क्रॉप के लिए जून जुलाई में बुआई की जाती है। मिड हिल्स में अप्रैल टू जुलाई के बीच में बुआई करते हैं जब विंटर सीजन पूरी ओवर हो जाती है। साउथ इंडिया में सितंबर टू दिसंबर के बीच में इसकी बुआई करते हैं। सोइंग जो मेथड है इसका, ये भी जो है रेज्ड बेड या फ्लैट बेड में इसकी बुआई कर सकते हैं करेले की, और साथ ही साथ इसके वाइन को जो है इसको भी ट्रेन कराते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने बॉटल गार्ड के बारे में डिस्कस किया था, ट्रेनिंग इसकी, है ना। तो बुआई के बाद इसमें जो है बोवर या पंडाल का जो है हम छावनी जैसा बनाते हैं 3 या 3.5 मीटर की हाइट पर, और उस पंडाल के ऊपर या उस जो है जो आपने जो बेस बनाया है एक छतनुमा जो स्ट्रक्चर जिसको बोवर बोलते हैं, उसके ऊपर इसकी वाइन को ट्रेन कराते हैं। तो बीज बुआई के लिए इसके बीज को पहले गर्म पानी में 24 घंटे पहले गुनगुने पानी में भिगो देना चाहिए, है ना। साथ ही साथ जो है पोटेशियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट का सॉल्यूशन भी आप उसमें भी डिप कर सकते हैं
24 घंटे के लिए। इससे ये होता है कि सीड की जर्मिनेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि करेले के बीज में, करेले का जो बीज है वो बहुत ही हार्ड सीड कोट का होता है। उसकी सीड कोट हार्ड होने की वजह से उसमें डोरमेंसी पाई जाती है। तो सीड कोट को ब्रेक करने के लिए हमें इसको बुआई से पहले जो है जर्मिनेट कराना पड़ता है। उसके बाद जब सीड स्प्राउट हो जाए तो 3 से 4 सीड मतलब पर हिल, मतलब जहाँ पर आप बुआई कर रहे हैं हर एक हिल पर 3 से 4 बीज डालेंगे 2 से 2.5 मीटर गहराई में, 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई में। ठीक है, उसके बाद एट लास्ट जो है 1 या 2 सीडलिंग रह जाने देनी है और बाकी सीडलिंग्स को रिमूव कर दिया जाता है। जो स्पेसिंग हम यूज़ करते हैं, जैसे जो क्यारियाँ चाहे रेज्ड बेड हो चाहे फ्लैट बेड हो, उनमें जो हमने क्यारियाँ बना रखी है रेज्ड हो या वो उनकी जो क्यारियों का जो स्पेसिंग होगी वो 2 से 2.5 मीटर की दूरी पर क्यारियाँ होंगी, और पौध से पौध की दूरी जो होगी वो 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी होगी। फिर उसके बाद जो सीड रेट चाहिए, जैसे 1 हेक्टेयर में आप कल्टीवेशन करने जा रहे हैं करेले का, तो आपके पास 4 से 6 किलो सीड जो है होना चाहिए बुआई के लिए, तो वो 1 हेक्टेयर के लिए सफिशेंट रहता है। मैन्योर फर्टिलाइज़र की अगर बात की जाए तो 15 से 20 टन FOIM फील्ड प्रिपरेशन के दौरान अप्लाई किया जाता है, और 20 kg नाइट्रोजन, 24 kg फॉस्फोरस और 30 kg पोटास जो है ये भी साथ ही साथ फील्ड प्रिपरेशन के दौरान या बेड प्रिपरेशन के दौरान अप्लाई किया जाता है। नाइट्रोजन की हम 1/3 डोज अप्लाई करते हैं, बाकी जो 2/3 डोज है नाइट्रोजन की 20-20 kg की, वो 1 महीने बाद सोइंग के जो है डाला जाता है, और फिर तीसरी डोज को 2 महीने बाद बुआई के। इरिगेशन जो है वो टाइमली जो है होना चाहिए, क्योंकि बीटर गार्ड जो है वाटर स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर सकता, वाटर स्ट्रेस को लेकर के ये सेंसिटिव है। और इरिगेशन जो हम अप्लाई करते हैं वो फरो में, अगर रेज्ड बेड में आपने कर रखा है तो फरो में हम इरिगेशन अप्लाई करेंगे 10 दिन के इंटरवल पर। अगर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा लो है शुरुआत के समय पे, और समर्स के टाइम पे भी हमें जो है जो इरिगेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ानी पड़ती है। जैसे वीकली इंटरवल पर, या बहुत ज़्यादा हॉट ड्राई पीरियड होता है तो 4 से 5 दिन के इंटरवल पर ही सिंचाई करनी पड़ती है। सिंचाई डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल और क्लाइमेट कंडीशन है, ये फिक्स नहीं होता है कभी बहुत ज़्यादा कि अगर 10 डेज़ इंटरवल है तो 10 डेज़ ही। डिपेंड करता है कि जहाँ पर आपका जो सॉइल है वो कैसी है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, क्लाइमेट उस समय कैसा है, ये सारी चीज़ों पे सिंचाई निर्भर करती है। लेकिन हाँ, इतना श्योर है कि बिटर गार्ड को वाटर की स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा सॉइल को ड्राई नहीं होने देना चाहिए, वरना पौधा जो है वो विल्ट करने लगता है। वीड कंट्रोल वही है कि इनिशियल स्टेज में पौधा जो पौधों के बीच में स्पेस होती है वहाँ वीड आ जाते हैं, तो उनको मैनुअली हम वीड को रिमूव करते हैं, या मल्च शुरुआत के दिनों में अगर हम मल्चिंग कर दें तो भी वीड ग्रोथ नहीं होने पाती, चाहे ऑर्गेनिक मल्च हम यूज़ करें चाहे हम इनऑर्गेनिक मल्च यूज़ करें। तो मल्चिंग करने से वीड ग्रोथ नहीं होती, और मल्चिंग का ये भी फ़ायदा होता है कि मिट्टी में मतलब इरिगेशन आपको जल्दी नहीं करना पड़ेगा, सॉइल में मॉइस्चर भी जो है वो कंजर्व हो जाता है। वीड कंट्रोल के लिए केमिकल हर्बिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बेंसुलाइड है, और जिसको कि प्री सोइंग अप्लाई करना है 5 से 6 kg पर हेक्टेयर की दर से। तो इस तरह से जो है इसका जो है वो वीड कंट्रोल करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। बीज बोआई के बाद कितने दिन के बाद हम फ्रूट जो है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है, तो फ्रूट जो फ्लावरिंग के बाद या फ्लावर फर्टिलाइज होने के बाद जब फ्रूट सेट हो जाए तो उस दिन से लेकर 10 से 15 दिन के बीच में हम देखते हैं कि फ्रूट जो है मार्केटेबल मैच्योरिटी तक पहुंच जाता है। मीन्स मार्केटिंग की जो मार्केट में जो एक्सेप्टेबिलिटी है फ्रूट की क्वालिटी की, उस क्वालिटी का फ्रूट 10-15 दिन में हो जाता है। और अगर बुआई से टाइम कैलकुलेट करें तो मतलब विदिन 3 मंथ जो है फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। फिजिकल कैरेक्टर भी आप देख सकते हैं, फिजिकली भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि फ्रूट की मैच्योरिटी, जब फ्रूट जो है आपका डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन कलर का हो जाए, थिक हो जाए, थोड़ा जूसी हो जाए, और लेकिन इतना ध्यान रहे कि बहुत ओवर मैच्योर ना हो, अदरवाइज सीड जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो सीड जो है सॉफ्ट होना चाहिए और वाइट कलर में होना चाहिए। आप देखिए बहुत ज़्यादा ओवर मैच्योर जो करेले होते हैं हार्वेस्ट किए जाते हैं तो देखते हैं वो उनमें
जो है जब उनको आप दबाएंगे तो वो स्पंजी होते हैं, है ना, स्पंज, उनके अंदर का जो फ्लैश होता है वो जो है डिग्रेड होने लगता है और स्पंजी हो जाता है और ऑरेंज या येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, बीज भी कलर्ड हो जाते हैं, है ना, पूरी तरह से। ये ओवर मैच्योरिटी की जो है इंडिकेशन है। तो इस क्वालिटी का फ्रूट जो है वो मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो और हर 2-3 दिन के इंटरवल पर फ्रूट की हार्वेस्टिंग किया जाता है। ईल्ड की बात की जाए तो ईल्ड जो है पर हेक्टेयर में आपको 100 से 200 क्विंटल पर हेक्टेयर तक ईल्ड आपको मिलती है। ये डिपेंड करता है, अगर जैसे 100 से 200 इसलिए कहा गया है कि वैरायटी टू वैरायटी या क्लाइमेट टू क्लाइमेट, यानी अगर अच्छी वैरायटी नहीं है, मतलब हाइब्रिड नहीं है और क्लाइमेटिक कंडीशन भी जो है बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी आपको मिनिमम 100 क्विंटल पर हेक्टेयर मिल जाएगी ईल्ड। और अगर बहुत सारी सिचुएशन फेवरेबल है तो अप टू 200 क्विंटल पर हेक्टेयर तक आपको ईल्ड मिल सकती है। साथ ही ईल्ड बढ़ानी है तो जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दीजिए जब पौधा 6 से 8 पत्ती का हो, शुरुआत के दिनों में 25 to 100 ppm का सोल्यूशन बना के, जिससे क्या होगा, फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है 50%। तो जब फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो फ्रूट ईल्ड भी। देखिए ये जो हर क्रॉप में हम लोग ये ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में देख रहे हैं कि जितनी भी हम लोगों ने क्रॉप पढ़ी, चाहे पम्पकिन हो, समय स्क्वैश हो, बॉटल गार्ड हो, वाटर मिलन हो, मस्क मिलन, कुकुम्बर है, लॉन्ग मिलन है, जो भी है, हम लोगों ने जितने भी क्रॉप्स पढ़े, हम लोगों ने सभी में देखा कि ग्रोथ हार्मोन को स्प्रे करने की बात कही गई है ताकि फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन हो। ये हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, क्योंकि कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप में जो है सेक्स प्रॉब्लम पाई जाती है, मीन्स मेल टू फीमेल सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये इस रेशियो को कम करने के लिए, यानी फीमेल फ्लावर के प्रोडक्शन को ज़्यादा करने के लिए और मेल फ्लावर के प्रोडक्शन को कम करने के लिए हम जो है ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करते हैं। तो ये क्रॉप वाइज अलग अलग पूछा जाए तो भी आप आंसर ऐसे करेंगे, और अगर कंबाइंडली कुकुरबिटेशियस में पूछा जाए तो जो मैंने पहली वाली वीडियो आपको दी थी तो आप उसका आंसर जो है वो लिखेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग की बात की जाए तो जो यूनिफॉर्म फ्रूट साइज़ जो होता है और लाइट ग्रीन कलर मीन्स यूनिफॉर्म कलर का, वो अच्छी मार्केट प्राइस उसकी मिलती है। फ्रूट्स को हार्वेस्टिंग के बाद उसको जो है प्लास्टिक क्रेट्स में और या बास्केट में पैक करके हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, और अगर स्टोर करना चाहें तो 4 से 6 दिन तक हम उसे जो है रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। करेले को रूम टेम्परेचर पर, मीन्स जैसा कि नॉर्मल विदाउट एनी, मतलब रेफ्रिजरेटर में नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 4 से 6 दिन तक, और 14 से 16 दिन तक हम उसको 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टोरेज में 80 to 85% रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए। फ्रूट जो है चिलिंग इंजरी के लिए सेंसिटिव है, यानी बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे आप नहीं स्टोर करेंगे। बहुत लो टेम्परेचर पे स्टोर करने से फ्रूट में चिलिंग इंजरी हो जाती है। तो 10 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर स्टोरेज का नहीं होना चाहिए। तो जो है साथ ही साथ बिटर गार्ड का फ्रूट को मतलब इसकी जो बिटर गार्ड है यानी करेला है, इसको किसी ऐसी सब्जी या फल के साथ ट्रांसपोर्ट मत करिए जिसमें इथाइलिन प्रोड्यूस होता हो। तो क्योंकि इथाइलिन प्रोड्यूस होगा तो वो करेले को भी बहुत जल्दी जो है, करेला भी जो है इसी इथाइलिन से बहुत जल्दी राइप हो जाएगा, यानी है ना, वो तो वो उसमें कलर डेवलपमेंट हो जाता है, ऑरेंज या येलो में पक जाता है वो। तो इथाइलिन प्रोड्यूस करने वाले फ्रूट के साथ इसको ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। तो ये जो है ऑल अबाउट था जो है बिटर गार्ड का कल्टीवेशन, जो कि बहुत टफ नहीं है, सिंपल है। जितनी भी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप है इनके कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। बस कुछ चीज़ें जहाँ पर वेरिएशंस है क्रॉप वाइज, उसको आप लोगों को जो है वो ध्यान रखना है। तो ये मैच्योरिटी इंडेक्स सभी का, जितनी भी वेजिटेबल क्रॉप है सभी का मैच्योरिटी इंडेक्स वो जो है, मतलब मीन्स हार्वेस्टिंग के लिए कब रेडी होता है या कौन सी स्टेज हार्वेस्टिंग कहलाती है, ये सभी क्रॉप का अलग अलग आपको याद रखना ज़रूरी है। सीड रेट याद रखना ज़रूरी है, सोइंग टाइम याद रखें, क्योंकि यही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। बाकी जो है बाकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, क्लाइमेट, ये सब तो सिंपल नॉर्मल सभी में मैच करता है, तो वो कंबाइन में भी आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर वेरिएशन है, वैरायटी वाइज वेरिएशन है, तो उस चीज़ पर जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया है उसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी बिटर गार्ड कल्टीवेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है रिज गार्ड और स्पंज गार्ड यानी तोरई के कल्टीवेशन को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।